अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में यहाँ पे जिनको को एलिक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स मिले थे। अगर वो इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता है तो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बना सकता है, जिससे कि वो अपनी मॉम की डिजीज को ठीक कर सकता है। इतना पावरफुल है ये पोशन, ठीक है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसको पता है, उसे उस कासल से मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है अभी कि वो उस कासल से निपट पाए, है कि नहीं। तो इसलिए उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और लेवल अप करना होगा। इसी वजह से वो यहाँ पे जिन्हो से मिलता है, और आपको याद होगा जिन्हो ने उसे एक ऑफर दिया था, उस ऑफर को जिन्हो एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि वो ऑफर जिसमें ये लोग 19 सी रैंक की रेड्स में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आपको याद होगा कि जिन्हो के डैड को यहाँ पे एक गिल्ड बनाना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स है एटलीस्ट 20 सी रैंक के रेड्स की, जिसमें से एक जिन्हो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिन्हो की एक कंडीशन होती है कि ये दोनों के दोनों सिर्फ अकेले जाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे जिन्हो थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई हम सी रैंक के डंजन में जाएंगे तो वहां पे जाके हम उसके बॉस को कैसे हराएंगे अकेले, है कि नहीं। मजाक कर रहे हो क्या। और वैसे भी सी रैंक के गेट्स के अंदर जाने के लिए मिनिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे फिर जिनको यही कहता है ठीक है, फिर हम डोंगसुक ने जैसा किया था वैसे करेंगे, बाकी मेंबर्स को हम हायर कर लेंगे, ओके। तो जिन्हों कहता है ये रिस्की नहीं होगा, तो जिनको कहता है कि ऑब्वियसली होगा, लेकिन एक ऐसी स्ट्राइक टीम जहां पे किसी को भी कोई चोट ना लगे, भाई ये तो इम्पॉसिबल है कि नहीं। और ये चीज तुम्हारे डैड को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जिन्हों तैयार हो जाता है और कहते हैं ठीक है, फिर एक्स्ट्रा मेंबर्स और गेट्स का इंतजाम मैं करता हूँ, ओके, वो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। दूसरा हमें चाह हेई का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब यहाँ पे बैठती है, काफी कमाल की लग रही होती है बट एनीवे, यहाँ पे एक स्काउट आता है जो कि यूजिन कंस्ट्रक्शन से होता है, यानी कि जिन्हों की डैड की कंपनी से होता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, ये लोग यहाँ पे एस रैंक के हंटर्स को अप्रोच करने वाले हैं अपने गिल्ड का मास्टर बनने के लिए, और इसी वजह से हमें दूसरा जिन्हों और उसके डैड का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड यहाँ पे हमें बताते हैं कि यार 10 साल पहले ये गेट्स इस दुनिया में आए थे और तब से ये दुनिया भयानक तरीके से बदल चुकी है, ठीक है। फिर चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स, मीडिया, हर चीज बदल चुकी है उसके बाद से। और एक तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जो रिसोर्सेज हमें डंजन से मिलती है वो सिर्फ हंटर्स ही लेके आ पाते हैं, और उन हंटर्स का ध्यान हंटर्स एसोसिएशन रखती है, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो हंटर एसोसिएशन अपने पास हंटर्स को बुलाती है और उसके बाद उनकी रैंक डिसाइड करती है उनकी एनर्जी को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा वो गेट्स का भी ध्यान रखते हैं, और बाई चांस अगर कोई गेट ब्रेक हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सच में काफी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने अंडर हंटर्स को हायर करते हैं एक गिल्ड में, है ना। और उसके बाद उनको काफी अच्छा खासा रिसोर्स मिलता है, वो काफी अमीर हो जाते हैं क्योंकि यार इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस दुनिया के जो 5 सबसे बड़े हंटर गिल्ड्स है वो है द हंटर गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड। ये 5 ऐसे गिल्ड है कंट्री के जो कि सबसे ज्यादा अमीर मान लो तुम यार, मतलब सारी की सारी रिसोर्स इनके पास जाती है। तो यार ये चीज जिन्हों के डैड को काफी ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और हम ऐसा ये सब बैठ के सिर्फ देख नहीं सकते, जबकि ये सारी रिसोर्सेस हमारे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें मकसद बता दिया जाता है जिन्हों के डैड का कि वो क्यों अपना एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सिर्फ ऐसे 5 बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ही सारा प्रॉफिट रहे और बाकी सबको कुछ ना मिले, है कि नहीं। दूसरी बार हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे अपनी रनिंग कंप्लीट करता है तो वो नोटिस करता है कि पहले तो एक बार जब वो एक्स्ट्रा भागा था तो वो भी काउंट हुआ था, लेकिन अब वो काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे उसका लिमिट हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि जो उसको कर्स रैंडम बॉक्स का ऑप्शन मिला था वो भी अब वो अवेल नहीं कर सकता है, ओके। वो पता लगा कि अगर वो रेगुलर लूट बॉक्स को ओपन करे तो शायद उसको एक की मिल जाए इंस्टेंस डंजन जैसी, जहाँ पे जाके वो लेवल अप कर सके, लेकिन उसके बदले सिर्फ उसको एक बिंगो ही मिलता है खेलने के लिए। तो ये सीन है। यहाँ से जब वो जा रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है यार अपने स्टैट्स को देख के कि अभी उसको और भी ज्यादा ताकतवर होना है, उसे किसी ना किसी तरह और लड़ाई करनी होगी ताकतवर बनने के लिए, लेकिन उसे वेट करना होगा जिन्हों के लिए कि वो सी रैंक के डंजन्स लेके आए उसके लिए, ओके। तभी उसको याद आता है पेनल्टी जोन के बारे में। वो ये सोचता है कि अगर वो उस सेंटीपीड से लड़ेगा तो शायद वो लेवल अप कर सके, लेकिन यार क्योंकि वो एक पेनल्टी जोन है, भले यहाँ पे यार जिनको भागना भागना सीख चुका है, लेकिन उसको हराना तो यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, काफी खतरनाक था यार। वो जान निकाल दी थी उसने, और वैसे भी शायद उसको उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से वो कुछ सोच पाया, तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से, और यहाँ पे उसको एक रिक्वेस्ट आई होती है डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने की। तो पहले तो वो सोचता है कि यार दूसरे लोगों के साथ उसे काम करना पड़ेगा, तो वो अकेले जब तक नहीं लड़ेगा तब तक वो लेवल अप तो कर नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना होने से बेटर तो कुछ है कि नहीं। दूसरी ओर हमें मिस्टर सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई यहाँ पे एक मास्टर होता है, ऑब्वियसली एक डिसाइपल भी होता है यहाँ पे, जो कि उनसे प्रैक्टिस करने के बारे में कहता है। और वो ये कहता है कि काश मैं आपसे आपकी फुल फॉर्म में लड़ पाता, अब क्योंकि आपको याद होगा मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग को भी इन्विटेशन आता है डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने का। तो ये डिसाइपल पूछता है कि आप रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। तो मिस्टर सॉन्ग को तभी यहाँ पे उस खतरनाक वाले डंजन की याद आ जाती है, और वो यही सोचते हैं कि यार इस पॉइंट पे ये बात तो सही है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ नहीं है वो किसी काम का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपना 100% देना चाहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए वो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। तो यार ये तो है बात, ठीक है। दूसरी ओर हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एक फैमिली भी होती है। अब उसको भी यहाँ पे इन्विटेशन आया होता है उसी डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे उसकी एक छोटी बेटी भी होती है और एक शायद बेटा भी होता है, उसका हमें अभी सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए, ये हंटरगिरी का काम काफी ज्यादा रिस्की है और ये खतरनाक भी है। तुम पिछले डंजन से बाल बाल बचे थे तो मर भी सकते थे, है कि नहीं। वही खतरनाक वाला डंजन जिसमें वो गॉड ऑफ स्टैचू था। तो किम ये कहता है कि अभी हमारे 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल में है, अब उसके लिए खर्चा तो चाहिए होगा और हमें पैसों की भी जरूरत है। और वैसे भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन लो रैंक के हंटर्स को खतरनाक डंजन्स में नहीं बेचती। वो उस बार जो हुआ था वो तो एक एक्सेप्शन था, वो गलती से हो गया। दूसरी ओर हमें इस हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। इधर बेक चोई के पास आता है और वो कहता है कि तुमने बेफालतू मेरे को इस इंटरव्यू में फंसा दिया, क्या चाहते हो तुम, वो इंटरव्यू तो तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हारे लिए था वो। तो चोई बताता है कि यार देखो वो जो इंटरव्यू था वो टैलेंटेड हंटर के लिए था, जिनका कैरेक्टर भी काफी कमाल का है और इस जॉब के लिए काफी ठीक रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो यार बेक कहता है अच्छा तो तुम समझ गए कि तुम बेकार हो, तो अब ये मत बोलना कि तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकूं, तो बताओ बात क्या है। तो चोई बताता है कि वो देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है यूजिन कंस्ट्रक्शन की। चोई बताता है कि ये लोग अपना खुद का गिल्ड शुरू करने वाले हैं। तो बेक कहता है हाँ ये बात मेरे को पता थी, वो लोग मेरे गिल्ड पे भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चोई कहता है ओह ये बात तुम्हें पहले से पता है, इसका मतलब ये है कि शायद मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। तो बेक कहता है कि देखो ये बात मेरे को पता है कि तुम्हें पता थी ये बात, कि ये मेरे को पता है मतलब चोई ऑलरेडी जानता था कि बेक को इस चीज की नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में उसे बता रहा है। तो बेक समझ जाता है कि ये वो रीजन है जिस वजह से उसने यहाँ पे उसे बुलाया
है। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कॉल पे उसकी मॉम होती है और वो बताती है कि यार देखो तुम तो हमेशा से डरपोक बिल्ली बन के रही हो और तुम तो लोगों के रास्ते में आती होगी, तो यार तुम घर आ जाओ, घर पे आके बिजनेस संभालो, वहाँ पे क्या कर रही हो तुम? हंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जबकि एक बी रैंक के हंटर हो और तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है यानी कि जो और बाकी बी रैंक के हंटर है वो तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे पिता को भी चिंता है। लेकिन ये सुन के यहाँ पे भाई जूही को काफी गुस्सा आता है और वो ये कहती है मेरी डिसीजंस मैं खुद ले सकती हूँ, तो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे वो अपना फोन काट देती है और वो अपने आप से पूछती है कि वो सच में लोगों के रास्ते में आती है, लोगों के बीच में आती है वो? यार ये तो गलत बात है कि नहीं? एनीवे जब वो यहाँ पे जिनको याद करती है तो उसे मोटिवेशन मिलती है और वो कहती है कि उसको और ट्राई करना है और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। तभी यहाँ पे उसको भी सेम इन्विटेशन आता है उस डी रैंक के गेट में ज्वाइन करने का। जब यहाँ पे चाहे ही आ रही होती है तो सामने से बेक आता है और वो भी इधर चॉइस से मिलने के लिए आई होती है। वो आके चॉय को इन्फॉर्म करती है कि आज एक स्काउट ने उसे अप्रोच किया जो कि यूजिन कंस्ट्रक्शन से था। वो चाहते हैं कि चाहे उनके गिल्ड को एक गिल्ड मास्टर के तौर पे ज्वाइन करे। तो चॉय कहता है आप आके तुम अगर ये बात मेरे को बता रहे हो इसका मतलब ये है कि तुमने उनको मना कर दिया है? तो चाहे कहती है हाँ मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि प्रेसिडेंट बेक को मैंने भी यहाँ से जाते हुए देखा, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो दूसरी ओर हमें बेक का सीन दिखाया जाता है और अब हमें बताया जाएगा कि चॉय ने उसको अपने पास क्यों बुलाया था। चॉय ने यहाँ पे बेक से पूछा था कि क्या तुम्हें याद है जेजो आइलैंड? तो आपको याद भी होगा फर्स्ट एपिसोड में हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया था जहाँ पे एस रैंक के हंटर्स की भी वाट लग गई थी। वो एक फेल्ड रेड थी और उसके बाद से उस आइलैंड को सील कर दिया गया है। तब से बस छोर से ही उसके ऊपर नजर रखी जाती है, लेकिन उस आइलैंड पे कोई नहीं गया और पब्लिक को साल में एक बार उसका अपडेट दिया जाता है, जिस वजह से लोग उसके बारे में धीरे धीरे भूलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो ये कहता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आर्म गेट्स आ जाए यहाँ पे, लेकिन वही सबसे खतरनाक गेट है और आगे चल के मैं उस आइलैंड को तबाह करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं ऐसे साथी चाहता हूँ, ऐसे लोग चाहता हूँ जो कि मेरे साथ दे, ताकत में, दोस्ती में, और लोगों का भी साथ हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना? और वैसे भी बेक तुम भी तो कुछ छोड़ के आए हो ना उस आइलैंड पे। तो यहाँ पे बेक याद करता है अपने साथी को जिसको मार दिया गया था वहाँ पे, ओके, और उसका नाम होता है योनसुक ब्योंगू, ओके, शायद वही होता है। दूसरी ओर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उन्हें मरना ही होगा। अब यार पता नहीं कौन है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं गायब हो गया। एनीवे यहाँ पे संडे का दिन होता है, आज भी संडे है।